नमस्कार साथियों, दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये इकॉनमी की जो लेक्चर सीरीज है उसमें आज से एक नई यूनिट चालू हो रही है, जिसमें हम इकॉनमी के सेकेंडरी सेक्टर जो है उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि उद्योगों से संबंधित चर्चा करने वाले हैं आज से। इसके पहले के लगभग 25 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। उसमें मध्य प्रदेश और भारत की कृषि को पूरा कवर किया गया है, जिसमें उससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उसमें कवर किए गए हैं। इसमें आपको एमएसपी से संबंधित क्या मुद्दे हैं, सब्सिडी से संबंधित क्या मुद्दे हैं, भारतीय कृषि का क्या योगदान है अर्थव्यवस्था के विकास में। इसके अलावा आपको वहाँ पे भूमि सुधार कैसे कार्यक्रम चालू हुआ हमारे यहाँ पे, इन सभी पॉइंट्स को होलिस्टिकली कवर किया गया है सभी अप्रोच के साथ। ठीक है, उसको आप पुराने वीडियोज़ को जा करके देख सकते हैं। आज से जो नया टॉपिक है आपका वो है उद्योग एवं उद्योगीकरण। आज आपका कोई क्वेश्चन डिस्कशन नहीं रहेगा आंसर राइटिंग का, क्योंकि कल हमने आपको प्रश्न नहीं दिया था। ठीक है, आज से आपको वापस से प्रश्न दिए जाएंगे, एक दिन का गैप रखा गया था। सबसे पहले समझते हैं टॉपिक में आकर के उद्योग क्या होते हैं। तो उद्योग क्या है? एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। सिंपल से इसको अगर सामान्य शब्दों में कहें तो ये क्या है? एक व्यावसायिक प्रक्रिया है जिसमें आप क्या है, मानवीय उपभोग के लिए वस्तुओं का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, उनका परिष्करण करते हैं, या अल्टीमेटली कहें कि उनका आप निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, किस चीज़ के लिए? मानवीय उपभोग के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जिन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है मानवीय उपभोग के लिए, वो वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं सामान्य तौर पर। कौन कौन सी? कंज्यूमर गुड्स, और दूसरा होता है आपका कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स को सामान्य भाषा में हिंदी में क्या बोलते हैं? उपभोक्ता वस्तुएं। और कैपिटल गुड्स को पूंजीगत वस्तुएं कहा जाता है। अब समझते हैं कि उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं। तो उपभोक्ता वस्तुएं नाम से ही आ रहा है, उपभोक्ता मतलब जिनका हम क्या करने वाले हैं, अल्टीमेटली उपभोग करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर उद्योग में कोई ऐसी वस्तु बन रही है या कोई किसी चीज़ का हम उत्पादन कर रहे हैं प्राकृतिक तौर पर और उनका हम उपभोग करने वाले हैं, तो वो क्या कहला जाएंगी? उपभोक्ता वस्तुएं कहला जाएंगी। पर जो आपकी पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? तो उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए कि आप उद्योग में क्या है, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका मानव क्या है, प्रयोग करने वाला है, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी किन्हीं न किन्हीं चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, किसी मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, किन्हीं अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन गुड्स को क्या बोलेंगे हम? उस मशीन को क्या बोलेंगे हम? पूंजीगत वस्तु बोलेंगे, कैपिटल गुड्स बोलेंगे। ठीक है, इसमें औजार, उपकरण, मशीन आदि आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या था? उद्योग। और उद्योगों में जो वस्तुएं निर्मित होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, उसके बारे में देखा। अब इसमें आते हैं औद्योगिकरण क्या होता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा? उद्योग क्या है? एक व्यावसायिक प्रक्रिया है, और उस व्यावसायिक प्रक्रिया को जब आप आगे बढ़ाते हैं तो वो किस रूप में आपको निकल के आती है? औद्योगिकरण के रूप में आती है। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं कि औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, जैसे भारत क्या है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जो भी अल्प विकसित राष्ट्र हैं और अल्प विकसित से विकासशील की ओर बढ़ रहे संक्रमणकालीन जो राष्ट्र हैं, वो सभी क्या हैं? औद्योगिक, एक तरीके से कृषि प्रधान राष्ट्र हैं जो कि औद्योगिकरण की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब कृषि प्रधान राष्ट्र से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर क्या हो रहे हैं? वो कन्वर्ट हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को औद्योगिकरण कहा जाता है। इसमें होता क्या है आपका? तो आपका जो प्राथमिक सेक्टर का जो उत्पाद रहता है, प्राथमिक वस्तुएं क्या होती हैं, इन सब चीज़ों को हम पहले के लेक्चर्स में समझ चुके हैं। प्राथमिक वस्तुएं, द्वितीयक वस्तुएं क्या होती हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक क्या होता है, तृतीयक क्षेत्रक क्या होता है ना, तो उसमें आप पुराने वीडियोज में देख सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? अल्टीमेटली आपको प्राथमिक वस्तुओं को द्वितीयक उत्पाद में क्या किया जाता है, वहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है इस औद्योगिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से। ठीक है, ताकि मानव जीवन को एक तरीके से क्या बनाया जा सके? आसान बनाया जा सके, उनके लिए उपभोग की वस्तुओं को निर्मित किया जा सके। ठीक है, अब है आपका कि औद्योगिकरण के तीन तत्व होते हैं। औद्योगिकरण के तीन तत्व क्या क्या हैं सामान्य तौर पे समझा जाए तो इससे क्या होता है? औद्योगिकरण जब भी होगा तो आपके यहाँ पे जीडीपी में भागीदारी बढ़ेगी औद्योगिक क्षेत्र की। इसको ऐसे समझिए, हमने इसको पहले भी समझा हुआ जब कृषि क्षेत्र को समझे थे, कि हमारे देश में जो जीडीपी का योगदान है वो बड़ा ही अनियमित है। ठीक है, अब आपके देश में कृषि का जो रोजगार में योगदान है लगभग 45 से 46% है। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ की जो कुल कार्यशील जनसंख्या है, ठीक, कार्यशील जनसंख्या क्या होती है आपकी? 15 से लेकर के 60 वर्ष की उम्र के जो भी लोग हैं वो सब कार्यशील जनसंख्या का भाग हैं। ठीक है, तो आपके देश की कार्यशील जनसंख्या का 45 से 46% लोग कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं, परंतु कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान मात्र कितना है? 15 से 16% का। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अनियमितता है यहाँ पर। तो इससे क्या होगा? आपके यहाँ पे अगर आप औद्योगिकरण को बढ़ावा देंगे तो आपके यहाँ पे उद्योगों का भी
उसमें जीडीपी में योगदान बढ़ता जाएगा। जैसे अभी हमारे यहाँ पे उद्योगों का योगदान कितना है, मात्र 25 से 26% का योगदान है आपके जीडीपी में, ठीक है, और लगभग इतने ही परसेंट का योगदान आ जाता है आपके रोजगार में। इसमें क्या होगा, अल्टीमेटली वृद्धि होने वाली है अगर आपके यहाँ पे औद्योगिकरण बढ़ेगा। दूसरा आता है निर्माण और विनिर्माण में वृद्धि होती है। निर्माण और विनिर्माण में वृद्धि हो रही मतलब सीधी सी बात है आपके यहाँ पे जो औद्योगिकरण है बढ़ रहा है। और तीसरा श्रम बल में वृद्धि होती है। श्रम बल मतलब जो कार्य बल है आपके यहाँ पे, जो मजदूर वर्ग है उसकी संख्या में वृद्धि होगी, उसकी स्किल्स में वृद्धि होगी, ठीक है, उसकी कार्य कुशलता में भी वृद्धि होगी, उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, औद्योगिकरण के 3 तत्व होते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका औद्योगिकरण का महत्व। जैसे हमने कृषि में देखा था, कृषि में महत्व, वैसे ही औद्योगिकरण का क्या महत्व है भारत में, भारत की अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो सबसे पहले आता है रोजगार सृजन में वृद्धि होती है। इस पॉइंट को समझिए कि हमारे यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे यहाँ पे जो टोटल उसमें रोजगार में योगदान आ रहा है, वो टोटल रोजगार में योगदान कितना आ रहा है, यहाँ पे इस डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे होगा, इसको यहाँ पे एडजस्ट करिएगा, ठीक है। रोजगार सृजन की वृद्धि का डायग्राम नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब रोजगार सृजन में अगर देखेंगे आप तो लगभग 45% रोजगार कहाँ से आ रहा है आपका, प्राथमिक क्षेत्र से आ रहा है, जिसमें कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र शामिल हैं, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र का योगदान कितना है, 26% का है। और इसके अलावा जो भी योगदान बचता है वो किसका है, आपका तृतीयक क्षेत्र का है रोजगार में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका जैसे ही औद्योगिकरण बढ़ेगा आपका, तो द्वितीयक क्षेत्र जो अभी यहाँ पे लगभग 26% है वो क्या करेगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है। मतलब कि रोजगार में भागीदारी द्वितीयक क्षेत्र की बढ़ने लगेगी। दूसरा आता है आपका राष्ट्रीय आय में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, ठीक है। अब इसको इस टाइप से समझिए कि अभी हमारे देश की राष्ट्रीय वो है जो प्रति व्यक्ति आय चल रही है वो कितनी चल रही है, लगभग 1,28,000 रुपये चल रही है, ठीक है, 1,28,000 रुपये। अब अगर लोग औद्योगिक क्षेत्र में काम करना चालू करेंगे, उनकी क्या है एक तरीके से सैलरी बढ़ेगी, तो वो उसका अल्टीमेटली आप असर आपको कहाँ दिखने वाला है, देश की प्रति व्यक्ति आय में दिखेगा, ठीक है। और देश की प्रति व्यक्ति आय में क्या होगी, आपके यहाँ पे वृद्धि होगी, और उसका असर अल्टीमेटली कहाँ दिखेगा, उस अल्टीमेटली प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का असर आपको दिखेगा आपकी अर्थव्यवस्था में, जहाँ पे टोटल जो राष्ट्रीय आय है वो बढ़ेगी। राष्ट्रीय आय मतलब ही क्या हो गया, सामान्य भाषा में जिसको क्या बोल सकते हैं हम, जीडीपी में वृद्धि होगी। थोड़ा सा माइन्यूट अंतर होता है, इसको हम आगे क्लासेस में समझेंगे, पर फिर भी अभी के लिए क्या समझ सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो आपकी राष्ट्रीय आय या यूँ कहें कि जीडीपी में वृद्धि होने वाली है, ठीक है। तीसरा महत्व आता है आपका श्रम उत्पादकता में वृद्धि। श्रम उत्पादकता में वृद्धि में हमको 3 पॉइंट देखने हैं। पहला, एक उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब कि 12 घंटे में 8 घंटे में कितना काम कर रहा है श्रमिक कितना काम कर रहा है, कितना उत्पाद दे रहा है, वो उसमें वृद्धि होगी। दूसरा, श्रम का विभाजन होता है। श्रम का विभाजन, श्रम का सेपरेशन होने से क्या है, उनकी जो उपयोगिता है वो अच्छे तरीके से सुनिश्चित हो पाती है। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है श्रमिकों का कौशल उन्नयन होना। श्रमिकों का कौशल उन्नयन मतलब उनका स्किल डेवलपमेंट होता है, उनमें किसी न किसी प्रकार की नई स्किल्स आती हैं। ये क्या है, देश के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के औद्योगिकरण के लिए अति आवश्यक होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका महत्व में कि भुगतान संतुलन में सहायक है। भुगतान संतुलन में सहायक कैसे होगा, तो इसको समझिए। अभी भारत के यहाँ पे हम 2 उदाहरण लेते हैं, ठीक है। भारत का व्यापार चल रहा है चीन के साथ भी, और भारत का व्यापार चल रहा है यूएसए के साथ भी, ठीक है। भारत और चीन का व्यापार समझ लीजिए एक उदाहरण के तौर पर, अगर हम मान के चलें कि साल भर में 1000 करोड़ रुपए का होता है, ठीक है। और यहाँ पे यूएसए के साथ भी साल भर में कितना होता है, 1000 करोड़ रुपए का होता है। अब चीन के साथ इस 1000 करोड़ रुपए के व्यापार में चीन की तरफ से कितना, चीन का योगदान इसमें कितना है, या चीन की भागीदारी कितनी है इसमें, लगभग समझिए 700 करोड़ रुपए की है, ठीक है। जबकि तो बचा भारत का कितना, मात्र 300 करोड़ रुपए। वहीं यूएसए के साथ समझेंगे तो यूएसए के साथ भारत का व्यापार कितना है, 1000 करोड़ में से 700 करोड़, मतलब 700 करोड़ रुपए का व्यापार भारत कर रहा है, 300 करोड़ रुपए का व्यापार कौन कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझिए कि भारत को चीन के साथ व्यापार करने में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। भारत को चीन के साथ व्यापार करने में नुकसान हो रहा है, क्यों, क्योंकि भारत वहाँ पे मात्र 300 करोड़ का ही व्यापार कर पा रहा है। मतलब भारत की तरफ से एक्सपोर्ट कम हो रहा है, ठीक है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, कहाँ से, चाइना से। वहीं अगर आप यूएसए से बात करेंगे, यूएसए कंपेयर में, तो भारत की तरफ से एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है यूएसए में, और इंपोर्ट कम हो रहा है यूएसए से, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे भुगतान संतुलन के रूप में देखा जाएगा, मतलब आयात निर्यात में संतुलन स्थापित होगा, ठीक है। अगर आपके यहाँ औद्योगिकरण बढ़ेगा, हमारे यहाँ चीन के साथ दिक्कत क्यों जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे औद्योगिकरण का स्तर कम है। औद्योगिकरण का स्तर कम होने की वजह से क्या होता है, आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वाली जो चीज़ें हैं,
या अन्य जो कृषि उपकरण आदि आते हैं, ये सब चीज़ें हमको क्या करनी पड़ती हैं, अल्टीमेटली इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। और इंपोर्ट भी हम कहाँ से कर रहे हैं, चाइना से कर रहे हैं। इसलिए हमारा क्या है, चाइना के साथ व्यापार भुगतान संतुलन क्या रहता है, अनियमित बना हुआ रहता है। ठीक है। दूसरा आता है कृषि उत्पादों के निर्यात की संभावना बढ़ती है। अब आपके यहाँ औद्योगिकरण बढ़ेगा तो औद्योगिकरण से क्या है, कृषि उत्पादन के निर्यात की संभावना बढ़ेगी। अब इस चीज़ को समझो कि हमने पहले भी से पढ़ा हुआ है, जब कृषि को क्या कहा जाता है, औद्योगिक विकास का इंजन कहा जाता है। मतलब कृषि का अगर विकास होगा तो उद्योगों का विकास होगा। वही सेम अल्टीमेट चाहती है वाइस वर्सा में कि अगर आपके यहाँ उद्योगों का विकास होगा तो आपका कृषि का विकास होगा। ठीक है। कैसे, अब कृषि में क्या है, आपके तकनीकी की आवश्यकता होती है, वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन करना है आपको। तो इन सब चीज़ों में कौन योगदान करता है, अपना आपका जो औद्योगिक क्षेत्र है वही उसमें भागीदारी निभाता है। ठीक है। अगला जो महत्व है आपका वो है बचत एवं पूंजी निर्माण में वृद्धि। बचत और पूंजी निर्माण में वृद्धि कैसे होगी, तो आप औद्योगिकरण बढ़ेगा तो आपके यहाँ आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो उसका क्या करेंगे, आप बचत करेंगे। उसको क्या है, अल्टीमेटली उसका क्या बनने वाला है, कैपिटल बनने वाला है, आपके पास पूंजी निर्माण होने वाला है। उस बचत से या उस पूंजी को आप कहाँ करने वाले हैं, अल्टीमेटली निवेश करने वाले हैं। ठीक है। और उस निवेश से क्या होगा, आपका औद्योगिकरण और ग्रो करेगा। ठीक है। तो ये हुआ। अगला पॉइंट है आपका महत्व में, वो है कि आर्थिक विकास को गति मिलती है। अब आर्थिक विकास को गति कैसे मिलेगी, तो अब आपका औद्योगिकरण, कोई जैसे हम बात करते हैं औद्योगिकरण की, तो कोई उद्योग किसी क्षेत्र में जाके लगा दिया गया, वो सेपरेटली वहाँ पे चलता रहेगा, उसमें और कुछ काम नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अब समझिए, आप भोपाल के किसी क्षेत्र में अगर उद्योग लगा रहे हैं तो वहाँ पे फिर आपको सहायक क्रियाओं का विकास करना पड़ेगा। सहायक क्रियाओं का विकास करने का मतलब क्या है, आप किसी भी क्षेत्र में उद्योग लग रहा है, भोपाल के किसी मान लो आउटर एरिया में किसी कहीं उद्योग लग रहा है, तो वहाँ पे आपको परिवहन सेवाओं का विकास करना पड़ेगा, विद्युत सेवाओं का विकास करना पड़ेगा, अन्य अवसंरचनाओं का विकास करना पड़ेगा। ठीक है। वहाँ कॉलोनियाँ विकसित होंगी, तो ये सब वहाँ पे जो कनेक्टेड चीज़ें हैं उससे, वो सब वहाँ पे विकसित होंगी। ठीक है। और ये सब अल्टीमेटली आपका किस चीज़ के लिए उत्तरदायी हो जाएंगी, आर्थिक विकास के लिए उत्तरदायी हो जाएंगी। मतलब आर्थिक विकास का मतलब क्या है, आपका सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से लोगों का यहाँ पे क्या होने वाला है, विकास होने वाला है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट महत्व है उद्योगों का, वो है सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है। अब देखो, सरकार के राजस्व में वृद्धि कैसे होगी कि अगर आपके यहाँ उद्योग बढ़ेगा, उद्योग से आपको जो भी आय प्राप्त होने वाली है, सरकार उस पर क्या है ना कुछ टैक्स वसूलेगी। ठीक है। अभी उस टैक्स को सरकार किस रूप में वसूल रही है, दो रूपों में। ठीक है। एक क्या क्या है, कॉरपोरेशन टैक्स आपसे निगम कर वसूलती है, और दूसरा सरकार आपसे क्या वसूल रही है, जीएसटी के रूप में। जीएसटी के रूप में अल्टीमेटली एक तरीके से देखा जाए तो कंज्यूमर से वसूल रही हो, ना कि सर्विस प्रोवाइडर से। ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है, उद्योग भी वैसे ही हो रहा है वो। ठीक है। आप उद्योग में जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट की क्वालिटी जैसी जितनी बढ़िया रहेगी, कंज्यूमर उतना ज़्यादा कंज्यूम करेगा और उस पर टैक्स देना पसंद करेगा, अगर उसको क्वालिटी मिल रही है। ठीक है, प्रोडक्ट की। तो अल्टीमेटली सरकार के क्या है, राजस्व में वृद्धि होने वाली है। ठीक है। सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी तो इससे क्या फायदा होने वाला है, तो सरकार के राजस्व में वृद्धि है, सरकार को अगर धन प्राप्ति हो रही है, राशि प्राप्ति हो रही है, तो सरकार उसको फिर क्या है, समाज कल्याण में खर्च करेगी। समाज कल्याण का मतलब क्या है, गरीब, हमारे समाज का जो गरीब वर्ग है, उसके उत्थान के लिए सरकार कुछ ना कुछ क्या करेगी, योजनाएं लेके आएगी, कुछ ना कुछ क्या है, कार्यक्रम चलाएगी। ठीक है। जैसे अभी क्या चल रहा है, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार आयुष्मान योजना चला रही है, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कुछ ना कुछ काम करने का प्रयास कर रही है। तो हर सेक्टर में सरकार कुछ ना कुछ क्या करेगी, काम करेगी। और ये कब होगा, जब सरकार के पास राजस्व आएगा। ठीक है। उसके बाद अगला महत्व है आपका, वो है खाद्य प्रसंस्करण में सहायक होता है। अब देखिए, जो खाद्य प्रसंस्करण है वो एक स्वयं में क्या है, एक उद्योग है। ठीक है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि उसके माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलता है। अब हमारे देश में, इसको हमने पहले भी समझा हुआ है, बफर स्टॉक हमने जब पढ़ा था, कि हमारे देश में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि किसान क्या है, अपनी फसल का उत्पादन करता है, अच्छी मात्रा में उत्पादन करता है। ठीक है। उसके बाद भी क्या है, ये जो उपभोक्ता है उस तक क्या है, अन्न नहीं पहुंच पाता। इस समस्या में कहीं ना कहीं क्या है, लीकेज है, लूप होल विद्यमान है। इस समस्या में क्या लीकेज है, क्या लूप होल, इस चीज़ को हमने पहले डिटेल से समझा हुआ है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, अब आपको इन सब समस्याओं को समाप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ मॉडर्न चीज़ों का सहयोग लेना पड़ेगा। अब इसमें आ जाता है कि खाद्य प्रसंस्करण का सहयोग लिया जाना चाहिए। ठीक है। अब खाद्य प्रसंस्करण के सहयोग के माध्यम से क्या होने वाला है आपका यहाँ पे, तो देखिए, अब आपका यहाँ पे समस्या क्या है, जैसे हमने कल समस्या समझी थी, खाद्य असुरक्षा की समस्या हमारे देश में। ठीक है। खाद्य असुरक्षा की समस्या को के समाधान में हमारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कैसे सहायता कर सकता है, तो इस चीज़ को समझते हैं। अब सरकार के द्वारा एमएसपी किस चीज़ में दिया जा रहा है, लगभग तो एक तरीके से देखा जाए 22 फसलों में दिया जाता है, और उन 22 फसलों में जो एमएसपी दिया जा रहा है वो एक तरीके से कागजी एमएसपी है। मतलब उसको सरकार इंप्लीमेंट नहीं करती अच्छे तरीके से। सरकार इंप्लीमेंट किस चीज़ के लिए कर रही है एमएसपी, सिर्फ
चावल और गेहूं के लिए। बाकी फसलों के लिए एमएसपी क्या है, आप सहकारी मंडी में जाएंगे, वहां पे क्या है, उनका क्रय नहीं किया जाता। ठीक है, क्रय नहीं किए जाने से क्या होता है, तो जो बाकी फसलें हैं, खास करके यहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं मोटे अनाज की। ठीक है, आपका ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, इन सब की, ये क्या है, ये जो फसलें हैं, मोटे अनाज की फसलें जो होती हैं, इनका जो पोषक तत्व होता है इनमें बहुत रिच होता है। ठीक है, बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब इनका उत्पादन क्या होता है, अल्टीमेटली हतोत्साहित होता है। ठीक है, और इस हतोत्साहन की वजह से क्या होता है, इनमें ये जो बाजार में आने चाहिए थे ये पोषक तत्व इन फसलों के रूप में, वो बाजार तक नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की मदद लेकर के उनमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। एक चीज़ होती है कोटिंग नाम की, क्या होता है, कोटिंग होता है। कोटिंग क्या है, इसमें पोषक तत्वों की क्या है, अन्न में कोटिंग कर दी जाती है। ठीक है, ताकि उनकी पोषक तत्वों की मात्रा को उसमें क्या किया जा सके, इन्हांस किया जा सके। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा होगा खाद्य प्रसंस्करण से, तो खाद्य प्रसंस्करण से दो फायदे होने वाले हैं। पहला, एक तो औद्योगिक क्षेत्र को स्वयं फायदा होगा, क्यों, क्योंकि उसमें आय वृद्धि होगी उनकी, है ना। अगर वो किसी चीज़ का औद्योगिक उपकरणों को क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्रय कर रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, उनको फायदा होगा। और दूसरा कि अगर किसान अपना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लगाएगा तो उसको कहीं ना कुछ आय में वृद्धि होगी। अब इसको समझो कि सरकार जो टमाटर रहता है, सामान्य तौर पे समझो कि टमाटर का उत्पादन जो हो रहा है, किसान उत्पादन करता है, अगर इसको आप ठंड के सीजन में देखेंगे तो मुश्किल से ये 1.5 से 2 रुपये प्रति किलो जाता है। ठीक है, 1.5 से 2 रुपये प्रति किलो, मतलब वहाँ पे किसान को अपनी लागत मूल्य भी नहीं निकल पाता है। ठीक है, किसान को लागत मूल्य भी नहीं निकल पाता। तो अब यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है, फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अगर अपना रोल प्ले करे तो किसान को बहुत फायदा हो सकता है। क्यों, अब उसी टमाटर से अगर आप दूसरे प्रोडक्ट बना लें, ठीक है, सॉस होता है, जैम होता है, आदि जो होता है, अब वो प्रोडक्ट मार्केट में क्या है, अत्यधिक कीमत पर बिकने वाले हैं, जिससे क्या होगा, उसकी जो लागत मूल्य है वो भी निकल आएगा और उसको कुछ ना कुछ उसमें लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और ये किसकी मदद से होगा, निजी क्षेत्र की मदद से होगा, पीपीपी की मदद से स्थापित होगी। ठीक है, प्रक्रियाएं पीपीपी का इसमें क्या लिया जाना चाहिए, सहयोग लिया जाना चाहिए। ठीक है, इससे इस तरीके से क्या है, खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक और कृषि के माध्यम से क्या कर रहा है, आपका किसानों की आय वृद्धि में सहायता कर सकता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्या था, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का औद्योगिकरण का महत्व था, या औद्योगिकरण के इस हमारे उसमें अर्थव्यवस्था में आवश्यकता क्या है, इसको इस तरीके से भी क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है। बस आपको क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार उसको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ये है आपका पूरा आज का लेक्चर था। इसमें अब आपके लिए जो प्रश्न रहेगा आज का, वो रहेगा कि भारत में उद्योगों के वर्गीकरण के आधार को स्पष्ट कीजिए। ये 5 नंबर का प्रश्न रहेगा, जिसको आपको 50 से 60 शब्दों में लिखना है, 50 से 60 शब्दों में लिखना है। ठीक है, प्रश्न है आपका, भारत में उद्योगों के वर्गीकरण के आधार को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस प्रश्न का मॉडल आंसर बताया जाएगा और बाकी के जो नेक्स्ट टॉपिक हैं उनका डिस्कशन किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।